हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और यह हमारा पहला लेक्चर है। यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारा यह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ वीडियो आपको कैसा लगा। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, जैसा कि कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 11 में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ सभी को कंबाइन करते हुए हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो की सीरीज को स्टार्ट किया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अपना संविधान कैसे बनाया। हमने अपना संविधान कैसे बनाया? भारतीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार के 3 अंग है। हमारी भारतीय सरकार के 3 अंग है। पहला अंग विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो हमें याद रख लेना चाहिए कि भारतीय सरकार के 3 अंग है और यह 3 अंग कौन कौन से आपने याद रख लिया है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप बोलिए। पहला अंग जिसका नाम है विधायिका। क्या? पहला अंग विधायिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग आपने याद रख लिया है। वेरी नाइस, बोलिए क्या? तीसरा अंग है न्यायपालिका। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारी भारतीय सरकार का पहला अंग है विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका। तो विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? विधायिका का प्रमुख कार्य विधि या कानून का निर्माण करना है। क्या? विधायिका का कार्य विधि या कानून का निर्माण करना है और भारत में इसे संसद कहते हैं, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। क्या? विधायिका को हमारे भारत देश में संसद कहते हैं, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और संसद के भी 2 सदन है। ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। तो यहां हमें याद रख लेना चाहिए कि हमारे संसद का अपर हाउस है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संसद के कितने सदन है? कौन कौन से आपने याद रख लिए हैं? वेरी नाइस। संसद के 2 सदन है। कितने? संसद के 2 सदन है। ऊपरी सदन मैं आपसे बता रहा हूं कि संसद का ऊपरी सदन जिसका नाम है राज्यसभा। क्या? ऊपरी सदन है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं। और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। ओके, आगे बात करते हैं। तो दूसरा अंग है कार्यपालिका और हमारे यह सरकार के दूसरे अंग यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों को कार्यान्वित करना। पहले अंग का कार्य है विधि या कानून का निर्माण करना और दूसरे अंग का कार्य है कानून को कार्यान्वित करना। तो भारत का राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद मिलकर शासन की कार्यपालिका कहलाते हैं। तो यहां हमें यह भी याद रख लेना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। संघीय सरकार की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? संघीय सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद तीनों शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी, यानी कि सही आंसर बन गया ऑप्शन डी। और केंद्रीय सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है?
कानूनों के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना। और न्यायपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? हमारे भारत देश की सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों की हाई कोर्ट और जिले में स्थित अधीनस्थ न्यायालय मिलकर यह न्यायपालिका बनती है। तो याद रखो, भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय मिलकर सरकार के तीसरे अंग का निर्माण करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत सरकार का तीसरा अंग कौन सा है? भारत सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और पहला अंग है विधायिका। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। यह दोनों एक ही शब्द है। तो भारत सरकार के 3 अंगों के बारे में मैंने आपको बताया। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमने बहुत सी ट्रिक्स भी डेवलप की है। इस वीडियो में मैंने खुद कुछ ट्रिक्स डेवलप की है और यह ट्रिक्स के जरिए आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन आसानी से याद भी रह जाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के अंग और कार्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो केंद्र सरकार के तीनों अंगों के बारे में मैंने आपको बताया, कार्य के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो यहां हमें ढूंढना है कि अंग और कार्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। विधायिका का कार्य क्या है? विधि या कानून का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात। दूसरा ऑप्शन, कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को कार्यान्वित करना, बिल्कुल सही बात। और तीसरा ऑप्शन, न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही है? उपरयुक्त सभी युग्म बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान सरकार के 3 अंगों के अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन करता है। क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सरकार के तीनों अंगों के अधिकारों और कार्यों का वर्णन करता है। साथ ही यह उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है और संविधान में मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी वर्णन है। तो दोस्तों, हमारी जो केंद्र सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही पूरे देश पर शासन चलाती है और खासतौर पर राज्य नीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उन्हीं के आधार पर सभी जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। और यहाँ संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक दोस्तों जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है 26 से लेकर 51 तक, ओके, तो इसको अनुसरण करते हुए हमारी केंद्र सरकार शासन चलाती है। आगे बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बात आएगी तब। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तैयार किया गया है। तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष ने जोर पकड़ा। परिणामतः ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न का हल खोजने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा जिसमें 3 सदस्य शामिल थे और यह कैबिनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा यह वीडियो आपको निश्चित तौर ही मदद करेगा। और यहां हमें पूछा गया है कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और यह हमारे भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। यहां पर आप काउंट करेंगे तो 5 सदस्य है, लेकिन 2 भारत के हैं ऐसा समझ लीजिए, 3 ब्रिटेन के हैं। और कैबिनेट मिशन भारत में कब भेजा गया? तो मैंने आपको इमेज के जरिए समझाया था, आपकी नजर थी, ओके। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन हमारे भारत देश में आया। कब? मार्च 1946 में। और इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे, इनके नाम बताइए। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा तीसरा A.V. अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वो शिष्टमंडल यानी कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, नाम मत भूलिएगा। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब कैबिनेट मिशन हमारे भारत देश में आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस था और इसीलिए 11 नवंबर को हमारे भारत देश में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और उनके जन्म दिवस को हमारे भारत देश में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और यह मजेदार इंफॉर्मेशन के आधार पर यह मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां हमें ढूंढना है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, बिल्कुल सही बात। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, यहां कुछ गलत है, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको हाल ही में बताया, आपको याद है तो बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, वेरी नाइस, आपको याद है। तीसरा सेंटेंस यानी कि दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। तीसरा सेंटेंस, कैबिनेट मिशन में 5 सदस्य शामिल थे, यहां कुछ गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। तो तीसरे नंबर का सेंटेंस भी गलत। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? 2 और 3 नंबर का सेंटेंस गलत है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर नए संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया? तो भी हमारा आंसर आएगा कैबिनेट मिशन। क्या? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नए संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए चुनाव कब हुए? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित हुए। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए चुनाव आयोजित हुए। आगे बात करें तो सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया तथा सदस्यों की संख्या के निर्धारण का आधार 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संविधान सभा की रचना की गई, लेकिन सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया तथा सदस्यों की संख्या के निर्धारण का आधार 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें ज्यादातर सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और 1947 में संविधान सभा की सदस्य संख्या 308 रह गई। 308 सदस्य संख्या क्यों रह गई? क्योंकि पाकिस्तान के बनने से पहले तब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस सभा का बहिष्कार किया और इसकी प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें वे उपस्थित नहीं हुए। क्या? मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जब संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, कब? 9 दिसंबर 1946 को,
तब वे उपस्थित नहीं हुए और इसीलिए जो संविधान सभा की सदस्य संख्या है वो कम हो गई। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तीनों कथनों पर विचार करने के बाद आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, बिल्कुल सही बात। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का स्वीकार किया, गलत, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। तीसरा सेंटेंस, संविधान सभा प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक 11 दिसंबर को नहीं बल्कि 9 दिसंबर को आयोजित की गई। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस भी गलत। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहां दोस्तों ऑप्शन में है ही नहीं, तो सही आंसर बना देता हूं। केवल एक नंबर का सेंटेंस वो बिल्कुल सही है। ओके, आगे बात करें तो संविधान सभा मात्र इस मामले में भाग्यशाली रही कि इसमें भारत के विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के सदस्यों के साथ ही कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता इसके सदस्य थे। और संविधान सभा के प्रमुख नेता कौन कौन थे? दोस्तों यहां इमेज में आप देख सकते हैं संविधान सभा के 5 प्रमुख नेता थे। पहले जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसकी हमने बात की, भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों यह संविधान सभा के प्रमुख नेता को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक्स खोज निकाली है, मैंने ही डेवलप की है। जरा समोसा। क्या दोस्तों, हमारे सौराष्ट्र में एक सुरेंद्रनगर जिला है जहां बहुत से स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं और सुरेंद्रनगर के समोसे बहुत ही फेमस है। और इसलिए एक स्टूडेंट्स ने दूसरे स्टूडेंट्स को कहा जरा समोसे खिलाइए, तो यहां जरा समोसा। दोस्तों यहां समोसे में यह स आता है, लेकिन यहां ट्रिक्स याद रखने के लिए हमने यह श लगाया है। तो संविधान सभा के प्रमुख नेता, उनके नाम याद रखने के लिए आपको याद रख लेना है यह ट्रिक्स। जरा समोसा। ज से जवाहरलाल नेहरू, रा से राजेंद्र प्रसाद, स से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौ से मौलाना अबुल कलाम आजाद और शा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रह गया? संविधान सभा के प्रमुख नेता याद रखने के लिए मेरे फ्रेंड्स जरा समोसा खिलाइए। ओके, आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद कौन कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद कौन कौन थे? और यह याद रखने के लिए भी मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। ट्रिक्स क्या है कि अभी के अभी, क्या अभी के अभी मुझे बता दे कि संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद कौन कौन थे। क्या मेरे सामने एक फ्रेंड्स खड़ा है और उसे मैं बोलता हूं अभी के अभी मुझे बता दे कि संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद कौन थे, तो अभी के इतनी ही ट्रिक्स आपको याद रख लेनी है। अ से बन गया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या? अ से बन गया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बी से बन गया BR अंबेडकर और के से बन गया KM मुंशी। अभी के अभी मुझे बता दे कि संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद कौन थे। अभी के अभी यानी कि अभी के, अ से बनता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी से बनता है BR अंबेडकर, के से बनता है KM मुंशी। यह संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद थे। संविधान सभा के प्रमुख नेता, ट्रिक्स है जरा समोसा, संविधान सभा के प्रमुख कानूनविद अभी के अभी। और आगे बात करें तो संविधान सभा के अल्पसंख्यक या एंग्लो इंडियन या पारसी वर्ग में कौन कौन शामिल थे? तो फ्रैंक एंथोनी और HP मोदी। HP मोदी की इमेज मुझे नहीं मिली है और इसीलिए मैंने यहां ब्लैंक रखा है। तो याद रखो संविधान सभा में अल्पसंख्यक में से कौन कौन मौजूद थे? फ्रैंक एंथोनी और HP मोदी। और संविधान सभा में
कौन कौन महिला सदस्य शामिल थे? सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। बहुत ही फेमस नाम है सरोजिनी नायडू। बापूजी के बगल में खड़ी है वो है सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। यह संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो याद रखो, सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। क्या उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और 1946 से लेकर 1950 तक आप भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ओके। और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी हम कह सकते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो इस समिति के सभापति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा समिति के अन्य सदस्य में कौन कौन शामिल थे? श्री N. गोपालास्वामी अयंगार, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी और श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला आदि यह संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? श्री N. गोपालास्वामी अयंगार, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी और श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला शामिल थे। तो यह सभी नाम याद रखने के लिए भी मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। और यह ट्रिक्स क्या है? B.R. गोपाल कृष्ण कन्हैया सैयद। तो संविधान की प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल थे? यह क्वेश्चन याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है कि B.R. गोपाल भगवान श्री कृष्ण के नाम है, बचपन का नाम गोपाल, कृष्ण भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं और सैयद लास्ट में आपको लगा देना है। तो B.R. अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला नाम तो याद रह गया और बाद में आपको गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, सैयद यह चार नाम आपको जोड़ देना है और यह चारों शब्द से चार व्यक्ति के नाम बनेंगे। तो B.R. से B.R. अम्बेडकर वो हमारे भारत देश के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गोपाल से बनेगा श्री N. गोपालास्वामी अयंगार। गोपाल से क्या बनेगा? श्री N. गोपालास्वामी अयंगार। कृष्ण से क्या बनेगा? तो के श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और कन्हैया से कन्हैयालाल मुंशी, जिसे हम K.M. मुंशी भी कहते हैं। तो कन्हैयालाल मुंशी एक अच्छे लेखक भी थे और कानूनविद भी थे। और सैयद से बनेगा श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो याद रख लो ट्रिक्स के जरिए कि प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल थे? B.R. गोपाल कृष्ण कन्हैया सैयद। क्या? B.R. गोपाल कृष्ण कन्हैया सैयद। B से बनेगा B.R. से बनेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गोपाल से बनेगा श्री N. गोपालास्वामी अयंगार। कृष्णा से बनेगा श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैया से बनेगा कन्हैयालाल मुंशी और सैयद से बनेगा श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? तो आपने ट्रिक्स याद रख ली है। B.R. गोपाल कृष्ण कन्हैया सैयद यह सभी प्रारूप समिति में शामिल थे। तो यहाँ अल्लादी कृष्ण स्वामी यानी कि कृष्ण शब्द आ गया, K.M. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मुंशी आ गया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ट्रिक्स में मैंने आपको बताया था सैयद मोहम्मद सादुल्ला तो यह भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। ओके, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों कैसा फील कर रहे हैं? वाकई में बढ़िया मजा आ रहा है तो लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। और यह कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा पहला लेक्चर है और मेरा यह पहला एक्सपीरियंस आपको कैसा फील हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। एक न एक दिन आएगा
जब हमारा यह वीडियो पूरे भारत देश में फेमस हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा के सारे अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले थे। क्या? संविधान सभा के सारे अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले थे। लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण और विचारों को प्रकट करने की पूरी छूट दी गई थी। अतः संविधान के निर्माण में परोक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी। तो आपने ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरह पढ़ ली है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। संविधान सभा के सारे अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले नहीं थे। गलत है, खुले थे। तो यह पहला सेंटेंस गलत है। संविधान के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी, यहां भी गलत है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से। क्या? परोक्ष रूप से भारतीय जनता यह संविधान निर्माण में शामिल थी। तो यहां भी गलत है, क्योंकि यहां आएगा परोक्ष, तो ही यह सेंटेंस सही बनेगा। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस भी गलत। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि पहला सेंटेंस भी सही नहीं है, दूसरा सेंटेंस भी सही नहीं है, दोनों गलत है, यानी कि उपरयुक्त सभी आंसर आएगा। आगे बात करें तो संविधान सभा को अपना कार्य पूरा करने में लगभग 3 वर्ष यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान सभा को अपना कार्य पूरा करने में कितना वक्त लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा इसे पारित किया गया, परंतु यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहां से दोस्तों कंफ्यूजन वाले 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हमारा संविधान का स्वीकार कब किया गया? हमारे संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू करने का कारण क्या है? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य यानी कि भारत की पूरी आजादी के संघर्ष का निर्णय लिया था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और तब से हर साल 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही कारण है कि हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान को अमल में लाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। अतः इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। ओके, चलिए यह वीडियो यहां खत्म करते हैं। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को शेयर करें। कल मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए पार्ट में विथ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।